अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेसिकली सी शार्प में लिंक को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियसली हमने लिंक में जॉइन के बारे में जो है डिफरेंट सिनेरियोज को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम लिंक के बेसिकली 4 डिफरेंट जो है एरियाज को कवर करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला था लिंक टू कलेक्शंस, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। दूसरा इसमें है लिंक टू डेटा टेबल। डेटा टेबल सी शार्प की डेटा टाइप है सिस्टम डॉट डेटा की लाइब्रेरी में। नॉर्मली हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हम डेटाबेस से कोई सेलेक्ट की क्यूरी का रिजल्ट अपने पास स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो हम डेटा टेबल को यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि डेटा टेबल के ऊपर हम लिंक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा बाद में होगा इसके, वो होगा लिंक टू एसक्यूएल, ठीक है, कि हम अगर हम डायरेक्ट एसक्यूएल के ऊपर लिंक अप्लाई करें तो कैसे करेंगे। और फाइनली हम लिंक टू एक्सएमएल पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो लिंक टू डेटा टेबल है, एसक्यूएल और एक्सएमएल है, ये हम बहुत फास्ट ट्रैक पे पढ़ेंगे क्योंकि हम लिंक टू कलेक्शन को बहुत थारोली पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लिंक टू डेटा टेबल के बारे में है। और लिंक टू डेटा टेबल में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो लिंक से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो डेटा टेबल को एक्सप्लोर करने के लिए। मीन्स कि हम डेटा टेबल में कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं मैनुअली और रोज़ कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। हमें डेटा टेबल को पॉपुलेट करना जो है क्यूरी के थ्रू तो बहुत ईजीली आता है, हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस आपने कोर्स में पढ़ा होगा विजुअल प्रोग्रामिंग में या वेब इंजीनियरिंग में, ठीक है, जो हम एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि मैनुअली हम कैसे कॉलम्स ऐड करते हैं और देन कैसे रोज ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड की सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, ताकि हमें डेटा टेबल अवेलेबल हो जाए। और सबसे पहले अब हमने एक dt एम्प्लॉय के नाम से डेटा टेबल का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जब हम dt एम्प्लॉय मीन्स कि हमने डेटा टेबल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इस टाइम 0 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेटा टेबल में कुछ कॉलम्स ऐड करता हूँ और उन कॉलम्स को उनकी डेटा टाइप के हिसाब से ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 कॉलम को जो है यहाँ सपोज किया हुआ है और कोशिश है कि हर कॉलम की डेटा टाइप डिफरेंट हो ताकि हम थोड़ा सा वैरायटी को कवर कर सकें। जिस तरह अब हमने एक नेम का कॉलम लिया, जेंडर का, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम कॉलम ऐड करने के लिए डेटा टेबल में डेटा कॉलम टाइप का एक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो मैंने डेटा कॉलम टाइप के 5 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। पहले वेरिएबल का नाम है सी नेम और इस कॉलम का नाम जो है डेटा टेबल के अंदर जब ये जाएगा तो नेम टाइप, नेम के नाम से एक कॉलम होगा, ठीक है। तो डेटा कॉलम की जो क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसके दो कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर दे रहा हूँ। एक कॉलम का नाम क्या होगा, दूसरा डेटा टाइप क्या होगी, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप की डेटा रखी है। अच्छा, दूसरा मैंने अब जेंडर लिया है, जेंडर की मैंने कैरेक्टर टाइप रख दी है, ठीक है। तीसरा मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है और डेट ऑफ बर्थ की डेट टाइम टाइप का रख दी। ये सिस्टम डॉट डेट, सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट कैरेक्टर में क्यों कर रहा हूँ, ये सी शार्प की डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। और इनको फिर जो हम डेटा टेबल के कंपेटेबल कन्वर्ट करने के लिए टाइप डॉट गेट टाइप हम यूज़ करें फंक्शन, ठीक है। ये भी सिस्टम की क्लास है। इसी तरह हमने सैलरी लिया, वो इंटीजर टाइप, और डिपार्टमेंट को फाइनली हमने स्ट्रिंग टाइप लिया, ठीक है। अब ये तो कॉलम हमने बना लिए हैं, ये डेटा टेबल में अभी पुश नहीं किए, मीन्स कि डेटा टेबल के अंदर क्रिएट नहीं किए। अब हम इनको क्रिएट करेंगे डेटा टेबल के अंदर। तो हमने लिखा है dt एम्प्लॉय डॉट कॉलम्स, कॉलम्स अब इसके अंदर कलेक्शन है, डॉट ऐड का फंक्शन हम कॉल करेंगे तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा और इस कॉलम का नाम मैंने सी नेम है और इसको बता दिया ऊपर कि ये कॉलम का नाम क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगी, तो मैंने इसमें पुश कर दिया। अब वो 5 के 5 कॉलम हमने dt एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट कर दिए। अच्छा, अब हमारा दूसरा स्टेप है डेटा कैसे ऐड करना है, ठीक है, ताकि हम जब कोई डमी डेटा ऐड करेंगे तो फिर उसके ऊपर कोई लिंक की क्यूरीज या फंक्शंस अप्लाई करेंगे। अच्छा, 2 तरीक़ों से हम डेटा ऐड कर सकते हैं। पहले क्या, हम डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रोज डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि डेटा टेबल में कितने कॉलम्स हैं, तो हम इस ऐड के फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट टाइप की अरे दे देंगे और उस ऑब्जेक्ट टाइप की अरे में हम उतनी वैल्यूज़ उसी सीक्वेंस में पास करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम्स ऊपर क्रिएट किए हैं। तो हमारे कॉलम का सीक्वेंस है नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट। तो अब उसी सीक्वेंस में डेटा दे रहे हैं, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, डिपार्टमेंट, और उनको उसी टाइप के हिसाब से डेटा देना है। मीन्स के पहला स्ट्रिंग है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा डेट टाइम टाइप का है, चौथा इंटीजर है
और फिफ्थ स्ट्रिंग है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा टेबल की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, dt एम्प्लॉय जो हमने इस केस में बनाया हुआ है, आप उसका एक फंक्शन कॉल कर लें, उसका नाम है डॉट न्यू रिकॉर्ड। ये आपको डेटा रो टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वही 5 कॉलम है, उन 5 कॉलम को 1 बाय 1 वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, जब वैल्यू असाइन होगी, आप डेटा टेबल से कहें कि जी आपके पास जो रोज हैं उनमें इसको ऐड कर दूं। तो ये दो तरीके हैं। अब हमने 2 रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं डिफरेंट 2 तरीकों से। पहला वाला तरीका क्योंकि शॉर्ट है तो मैं उसी को यूज़ करूंगा, इसीलिए मैंने नेक्स्ट जितनी वैल्यूज ऐड की हैं वो फर्स्ट मेथड से ऐड की हैं। अब फर्स्ट से करें सेकंड से करें, डेटा हमने ऐड करना है, हमारा डेटा ऐड हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो मैंने डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी डिफरेंट रखी हुई है, सैलरीज डिफरेंट रखी हुई हैं और डिपार्टमेंट्स डिफरेंट रखे हैं। लाइक मैंने 3 डिपार्टमेंट रखे हुए, HR है, अकाउंट है एंड मार्केटिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम लिंक के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे। बाकी तो सारे वही हैं जिस तरह हमने लिंक टू कलेक्शंस देखा था। डेटा टेबल और कलेक्शन के अंदर 2 मेजर डिफरेंस है। पहला, जब भी हम डेटा टेबल के ऊपर कोई लिंक का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें डेटा टेबल को पहले लिंक के कंपेटेबल बनाना है। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, उसका नाम है एज इनमरेबल। ठीक है, तो हम डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट को पहले एज इनमरेबल करेंगे। ठीक है, अगर आप एज इनमरेबल नहीं करते और आप डायरेक्टली कहते डॉट वेयर या डॉट ऑर्डर बाय, तो आपको कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंपेटेबल ही नहीं है। अगर आप डॉट एज इनमरेबल करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है डेटा टेबल का अपना नहीं है। देखें इसके साथ एक एरो बना हुआ है और मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम लिंक स्टार्ट करे थे, जो एरो बना होता है डाउन, वो एक्सटेंशन मेथड होता है। इसका मतलब ये कि फंक्शन इसका अपना नहीं है, कहीं और से मिल रहा है इसको, और ये फंक्शन लिंक की लाइब्रेरी के थ्रू इसको मिल रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन को लिंक के अंदर बनाए इसी मकसद के लिए गया है कि डेटा टेबल को लिंक कंपेटेबल कर सके। तो जब हम डेटा टेबल को एज इनमरेबल करते हैं तो अब हम इसके ऊपर लिंक के सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप डॉट ऑर्डर बाय, ये देखिए अब मिल रहे हैं आपको। ठीक है, डॉट वेयर या डॉट ज्वाइन, जितने भी हैं सारे, वो सारे आपको मिलेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि एग्रीगेट देख रहे हैं तो इसलिए हम डॉट काउंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम डेटा टेबल के ऊपर एज इनमरेबल करने के बाद डॉट काउंट करेंगे तो ये हमें टोटल रिकॉर्ड्स दे देगा। सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो बेसिकली अब हम लिंक के बाकी फंक्शंस को भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सम। अब हम कहते हैं कि डेटा टेबल से कि जी मुझे सम चाहिए और सम ऑफ ऑल सैलरीज, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की हैं। तो जब मैं सम के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं उसके अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन ले रहा हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल ई लिए। अब यहाँ ई की टाइप क्या है, क्योंकि सम के फंक्शन को डेटा टेबल में कॉल किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है सम को जो एक वेरिएबल ई मिल रहा है ये डेटा टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी फॉर्म का है, और डेटा टेबल में रिकॉर्ड डेटा रो की शक्ल में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये ई जो है ये डेटा रो है। ठीक है, अब डेटा रो के अंदर मुझे किस कॉलम की वैल्यू का सम चाहिए, मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे जेंडर का नहीं चाहिए, तो मेरा कंसर्न सैलरी से है। तो अब मैं जब यहाँ सेकंड, अब ये पहला फर्क तो मैं आपको बता चुका हूँ, एज इनमरेबल करना पड़ता है। अब सेकंड डिफरेंस इसका आ गया। अब अगर आप इस ई को देखें तो ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 5 कॉलम्स हैं, मतलब नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट है। अगर मैं ई डॉट करूँ तो ना मुझे नेम मिलेगा, डॉट सैलरी नहीं मिलेगी, ना डॉट जेंडर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा डॉट से, जो कि पिछली जब हम लिंक टू कलेक्शंस करते थे उसमें होता था। हमारे पास यहाँ एक फंक्शन है इसका, उसका नाम है फील्ड। तो हम डेटा रो से कहेंगे डॉट फील्ड। ठीक है, इसमें हम अपने कॉलम का नाम भेजेंगे डॉट फील्ड। अगर आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ई डॉट फील्ड, हम इसको बेसिकली अपने कॉलम का नाम बता रहे हैं कि मुझे सैलरी वाली फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब ये जो फंक्शन है ये बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप जो है वो जेनेरिक है। ये कहता है कि जो भी आपने कॉलम मुझे भेजना है या कॉलम का नाम मुझे भेजना है तो उसकी वैल्यू मैं आपको रिटर्न करूंगा, लेकिन साथ ही आपने उसकी डेटा टाइप मुझे बतानी है कि उसकी वैल्यू किस टाइप में चाहिए। मसलन आप ये देखें ई डॉट फील्ड को मैं सैलरी पास कर रहा हूँ तो इसका एतराज़ ये है कि भाई ये जो सैलरी है इसकी वैल्यू आपको किस टाइप में चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायर करता है कि मुझे डेटा टाइप बताओ, तो मैंने इसको डेटा टाइप एंगल में पास कर दी कि मुझे इंटीजर टाइप ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे ये वैल्यू एज ए इंटीजर चाहिए। अब सम को जब ये सैलरी रिटर्न होगी, ठीक है, तो इस डेटा टेबल में जितने भी सैलरीज हैं उनका सम मुझे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने एवरेज का लिया है सैलरीज का, सिमिलरली वही है। नेक्स्ट मैंने मैक्स का फंक्शन अप्लाई किया है सैलरी की बजाय, कर सकते हैं सैलरी पे भी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सिनेरियो चेंज कर दिया ताकि एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाए। मैंने कहा मुझे जितनी भी डेट ऑफ बर्थ हैं उनमें से सबसे बड़ी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर हम
ऊपर जाके इसको देखें तो हमारे पास डिफरेंट डेट्स हैं, लाइक 1998 भी है, 95 भी है, 93, 90, 2001, 92 एंड सो ऑन। अगर इसमें सबसे बड़ी डेट देखें तो मैक्सिमम डेट जो है वो 09/02/2002 है, ठीक है। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ को देखें तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, डेट की। लेकिन ये अगर आप इस रिकॉर्ड को, इस एम्प्लॉय को देखें तो ये सबसे जूनियर एम्प्लॉय है बाय एज। मतलब 2002 का मतलब ये है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे एंड पे है, लेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय है। तो ये जो मैक्स का फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, तो ये हमें डेट ऑफ बर्थ की सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन वो होगा यंगेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम डेट ऑफ बर्थ की सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने से पहले मैंने इसको .to स्ट्रिंग की है ताकि मुझे DDMMYY के फॉर्मेट में डेटा मिल जाए, वरना वो फिर आपको डेट के साथ टाइम, मिनट्स, आवर्स एंड सेकंड्स में प्रिंट करेगा। तो इसलिए मैंने उसको मास्क कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने मिनिमम वैल्यू डेट ऑफ बर्थ के लिए तो वो मेरा एल्डेस्ट एम्प्लॉय होगा, वो भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। जिसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अब हमारे पास काउंट ने रिटर्न किया 9, सम ऑफ सैलरीज ये हम वेरीफाई कर लें, लेकिन ये ठीक आ रहा है, एवरेज सैलरी ये आ रही है, ठीक है। देखिए अब सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय मीन्स के सबसे मैक्सिमम जो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू थी वो 2002 थी और सबसे मिनिमम 90 थी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा अब है इसी डेटा टेबल के ऊपर एग्जांपल है, वो हम ऑर्डर बाय को देखेंगे। देखिए अब चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अब ये डेटा टेबल के कॉन्टेक्स्ट में है। दो फ़र्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक एज इनमरेबल है, ठीक है, कंपेटेबल बनाने के लिए, और दूसरा फ़र्क ये है कि आप किसी भी फील्ड को या किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट डॉट करके उस कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि डॉट फील्ड करके लिखेंगे और फिर उसको डेटा टाइप बताएंगे और जिस कॉलम की वैल्यू के ऊपर आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं आप उस कॉलम का नाम देंगे, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं, सही है। अब हम चलते हैं ऑर्डर बाय की तरफ। हमने वही DT एम्प्लॉय, वही डेटा टेबल है हमारा, ठीक है। उसको हमने कहा कि मुझे सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा सॉर्टेड चाहिए बाय देयर नेम, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर बाय के फंक्शन को यूज़ किया, उसमें एक वेरिएबल ई लिया। अब क्योंकि डेटा टेबल है तो यहाँ ई अगेन डेटा रो टाइप का होगा, ठीक है। अब हमें उस रो के अंदर किस कॉलम पे सॉर्ट करना है, वो बेसिकली नेम का कॉलम है और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो हमने उस फंक्शन को दोनों चीज़ें बता दी कि ये कॉलम है और इस टाइप का डेटा मुझे चाहिए, तो ये मुझे क्यूरी 6 रिटर्न करेगा। अब वेरी इंटरेस्टिंगली क्यूरी 6 में जो डेटा आएगा, ठीक है, मीन्स के एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अब वो एम्प्लॉय टाइप की क्लास के ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब यहाँ पर ये जो डेटा है ये सारा मुझे डेटा रो की शक्ल में रिटर्न होगा। अगर मैं क्यूरी 6 के ऊपर लेके जाऊँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये कलेक्शन है, ठीक है, और क्योंकि ऑर्डर बाय से रिटर्न हुआ है तो इसलिए ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड एनमरेबल, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत सारे डेटा रोज हैं तो ये मेरे पास रो कलेक्शन है, ठीक है। और टी रो टाइप का है, मतलब ये टेम्पलेट टाइप है। तो टी रो जो टाइप है वो बता रहा है इसको, अब टूल टिप में देखें सबसे आखिर में कि ये सिस्टम डॉट डेटा रो टाइप का है, ठीक है। अगर हम पिछले में एम्प्लॉय की क्लास की एरे को याद करें, रिकॉल करें, तो वो एम्प्लॉय टाइप की एरे थी, ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ठीक है। अब ये जो EMP है ये डेटा रो टाइप का है, ठीक है। अब डेटा रो को प्रिंट करने के लिए मैं EMP को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकता, मुझे उस रो के हर एक कॉलम को प्रिंट करना पड़ेगा। अब आप डेटा रो को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं डॉट फील्ड की बजाय, ठीक है। अब EMP 0 करेंगे तो मुझे उसी सीक्वेंस में पहले कॉलम मीन्स के नेम की वैल्यू मिलेगी, दूसरे के बाद मुझे यहाँ जेंडर मिलेगा, तीसरे पे मुझे डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, फिर सैलरी मिलेगी और फिर एंड पे मुझे डिपार्टमेंट मिलेगा। क्योंकि जिस सीक्वेंस में कॉलम है वो इंडेक्स नंबर, यहाँ कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, मतलब इसकी जगह आप कॉलम को बाय कॉलम नेम या बाय इंडेक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स नंबर या सीक्वेंस याद नहीं है तो कॉलम के नेम लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से आपको जो ईजी लगता है। डेटा आपकी मतलब इसने वैल्यू उठा के लानी है, इंडेक्स नंबर हो या कॉलम का नाम हो उसकी वैल्यू उठा के ले आएगा और यहाँ वैल्यू प्रिंट कर देगा, सही है। अच्छा, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ तक प्रिंट करता हूँ। अब देखते हैं ऑर्डर बाय हमें क्या रिटर्न करता है। यहाँ से हम ऑर्डर बाय की क्यूरी चल रही है, ये प्रीवियस तो हम देख चुके हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय में अगर देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकली अहमद, आयशा, फातिमा और एंड सो ऑन, ये सारे बाय नेम सॉर्टेड हैं,
सही है। और इसमें फिर अगले वाले रिकॉर्ड को तो हमने क्योंकि कुछ नहीं कहा, जिस तरह आप देखें पिछले में तो हमने फॉर्मेट करके ना डेट को मास्क करके प्रिंट किया था, यहाँ पर हमने नहीं किया। यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट देखें 10/9/97/12 AMR है, हम इसको भी वो मास्क करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हमारा टारगेट नहीं है, ये आप C# बेहतर समझते हैं तो आप डेट को कर सकते हैं अपने हिसाब से कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर बाय को डिफरेंट फील्ड के हिसाब से, मतलब मैं सैलरी की वाइज सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं डिपार्टमेंट वाइज ऑर्डर बाय कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जेंडर वाइज कर सकता हूँ, तो मर्जी है यहाँ जो आप देंगे, ठीक है। रिटर्न वो सेम टाइप की कलेक्शन ही करेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमने कहा है कि जी मुझे, जिस तरह भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि भाई मैं सैलरी वाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्डर बाय सैलरी करना चाह रहा हूँ तो मुझे सैलरी की डेटा टाइप पता है इंटीजर है, तो मैं इसको इंट दूंगा, बाकी सारा वही है, ठीक है। अगर मैं सैलरी से ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी रिटर्न कर देगा। चलें इसको देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है, इसको रन करते हैं। अच्छा देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मैं पिछला वाला तो नेम था, अब इसमें देखें सैलरी वाइज है और वो भी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी सैलरी 85 है, फिर 60 है, 47 है, ये क्रॉस द डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अभी हमने डिपार्टमेंट्स को नहीं देखा, तो ये ओवरऑल 85, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमें रिजल्ट सही मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मल्टीपल ऑर्डर बाय के ऊपर, ठीक है। लाइक मैंने सबसे पहले कहा कि जी मुझे डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास, मैंने आपको बताया पहले ही कि 3 डिपार्टमेंट्स का डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। सबसे पहले मेरे पास पड़ा हुआ है HR है, अकाउंट्स है, और तीसरा जो सा डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग का है, ठीक है। तो जब ये सॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है अकाउंट सबसे पहले आएगा, फिर HR आएगा, फिर मार्केटिंग आएगी। अब जब अकाउंट्स का डेटा आएगा तो अकाउंट्स में तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैंने इसको ऑर्डर बाय जब डिपार्टमेंट का है तो डिपार्टमेंट में जब डेटा रिपीट हो रहा है तो मैंने उसको कहा सेकंड ऑर्डर बाय भी करो, मतलब मुझे डिपार्टमेंट वाइज पहले सॉर्ट करो और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनको सैलरी वाइज सॉर्ट कर दो, और वो भी देन बाय है, डिसेंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे सैलरी वाइज सॉर्ट होगा जब डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट होगा उसके बाद, ठीक है। तो अब हम यहाँ ऐसे करते हैं कि इसको देखते हैं कि ये क्या हमें रिटर्न करता है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो ये लास्ट क्यूरी का रिजल्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें देखें पहले अकाउंट्स के सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, फिर HR के आ गए हैं, और फिर मार्केटिंग के आए। अब अकाउंट्स के क्योंकि 3 थे, उन तीनों में से सबसे कम सैलरी जो सी थी वो 30 थी, फिर 34, फिर 35, ठीक है। और HR के अंदर सबसे कम 25, फिर 35, 60 एंड 85। अब ओवरऑल सैलरी से नहीं मैं सॉर्ट कर रहा, अब पहले मैं सॉर्ट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज जब अकाउंट्स पहले आ गया तो उसमें 3 रिकॉर्ड हैं, तीनों को किस सीक्वेंस में आना चाहिए वो मैंने सेकंड ऑर्डर बाय में बता दिया, जो कि धन बाय है इस केस में। उसको उसने, मैंने बताया कि सैलरी वाइज, उसने सैलरी वाइज कर दिया, और HR को भी इसी तरह सैलरी वाइज कर दिया, और मार्केटिंग को भी सैलरी वाइज कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अगर क्यूरी 8 में देखें तो बाकी तो प्रिंट करने का उसी का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, सेम एग्जांपल है, वही मल्टीपल ऑर्डर बाय ही है, ठीक है, लेकिन हमने देन बाय के साथ डिसेंडिंग ले लिया है, ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन करके। और अगर आप देखिए तो मैंने ऑर्डर बाय को, अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूं ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। अब मैंने सबसे पहले जेंडर वाइज सॉर्ट किया है, मतलब ऑर्डर बाय जेंडर किया है, क्योंकि जेंडर कैरेक्टर टाइप है इसलिए मैंने CHR लिख दिया। और फिर देन बाय डिसेंडिंग किया है मैंने डेट ऑफ बर्थ से। अब डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में, किस सीक्वेंस में डेटा मिलेगा। अभी जो क्यूरी 9 है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, अब ये कर रहे हैं जी एम्प्लॉयज़ ऑर्डर बाय जेंडर डेट ऑफ बर्थ डिसेंडिंग।
हम लास्ट क्यूरी पे आते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले बाय जेंडर मैंने किए। बाय जेंडर का मतलब ये कि एक एफ और एक एम है, तो अल्फाबेटिकली एफ पहले आता है, तो इसलिए सारे फीमेल पहले आ गए। 3 फीमेल थे, तीनों पहले आ गए। अब तीनों के अंदर हमने सेकंड उसको कहा है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ से डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। इसका मतलब ये है कि सबसे जूनियर मतलब सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ी डेट ऑफ बर्थ ऊपर आएगी जो कि 2002 है। तो अब ऐसी बात है जिसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसकी एज तो कम होगी, तो इसलिए बेसिकली 2002 जो है सबसे बड़ी एज है, ठीक है, और वो भी फीमेल, क्योंकि हमने जेंडर वाइज पहले सॉर्ट किया। तो उसमें हमें उस सीक्वेंस में पहले फीमेल सारे मिले हैं और फिर हमें एज वाइज वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर देखें तो बाकी तो सारे मेल थे और मेल को उनके अपनी एज के हिसाब से किए, तो 2002, 95, 92 तो ऊपर के हिसाब से फीमेल में हो गया। अब 2001, 98, 97, 95, 93, 90 ये मेल के हिसाब से हो गए, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब हम वेयर को देखते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। अगर आप अपने जो लिंक टू कलेक्शंस है उसको स्टडी करें तो सारी वही हैं, सिर्फ ये 2 वेरिएशंस हैं, इनको आप अगर आप जहन में रखें, ठीक है। अब हम चलते हैं डी टी एम्प्लॉय डॉट आई एज इनमरेबल, ठीक है, फिर हमने इसको कंफर्टेबल बनाया। अब वेयर का फंक्शन एग्जैक्टली वही है, हमने वेयर अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ ई डेटा रो है तो इसलिए हमने उससे कहा है कि जी बेसिकली अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम रिकॉर्ड फिल्टर करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि 30,000 से 50,000 की जितनी सैलरीज वाले एम्प्लॉयज़ हैं मुझे सिर्फ वो फिल्टर करके दें, तो मैंने वेयर अप्लाई किया, ठीक है। और वेयर को मैंने कहा ई डॉट फील्ड सैलरी एंड विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। तो बेसिकली दिस फंक्शन विल रिटर्न सैलरी ऑफ दिस रो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। देन आई विल कंपेयर इट विद दिस 30,000 वैल्यू। अगर ये 30,000 से ग्रेटर है या इक्वल टू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब ये है कि सैलरी की मेरी रेंज यहाँ से शुरू हो रही है और वही सैलरी की रेंज जो है वो मैंने 50,000 या लेस पे स्टॉप किया, दरम्यान में मैंने एंड अप्लाई किया, ठीक है। सो इस बेसिकली ये जो कंडीशन है इसको जो सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे, लेकिन आएंगे अभी भी वही डेटा रो की फॉर्मेट में डेटा मिलेगा मुझे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ माउस लेके जाएं तो आपको ये बता रहा है कि ये डेटा रो टाइप की है कि नंबरेबल है। ऊपर वाला में ऑर्डर्ड नंबरेबल था, यहाँ ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल वेयर अप्लाई हुआ है, सही है। क्यूरी 10 में जितना हमें रिकॉर्ड मिलेगा हम उसको प्रिंट कर सकते हैं वही पुराने वाले पैटर्न से। अच्छा नेक्स्ट क्यूरी में हम बेसिकली सेलेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। जी तो क्यूरी 11 जो है इसमें अब हम सेलेक्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हमने डेटा टेबल से जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनमें से सिर्फ हमें नेम्स चाहिए, ठीक है। मतलब डेटा टेबल में तो हमारे पास नेम भी पड़े हुए हैं, जेंडर भी है और सैलरी भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि डेटा टेबल में जितने भी रोज़ हैं उनमें से मतलब सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए, ठीक है। तो मैं डेटा टेबल से फ़िल्टर नहीं करना चाह रहा कोई रोज़, मुझे सारे रोज़ चाहिए लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं यहाँ सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि लिंक का है, ठीक है। डेटा टेबल को मैंने एज ए नंबरेबल किया, फिर इसके बाद मैंने उसे सेलेक्ट के फंक्शन से पास किया। सेलेक्ट के फंक्शन के अंदर मुझे जो वेरिएबल ई मिलेगा वो डेटा रो होगा। इसका मतलब है डेटा टेबल की पूरी रो मुझे सेलेक्ट के अंदर मिल जाएगी। मैंने सेलेक्ट को उस रो में से स्पेसिफिकली नेम वाले कॉलम की वैल्यू को फिल्टर करने को कहा है, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट है, ये मुझे हर रिकॉर्ड के अंदर से मीन्स के हर डेटा रो के अंदर से नेम के कॉलम की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि नेम मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया हुआ है। तो इसलिए जो सेलेक्ट है ये मुझे सारे नाम को एक एरे की शक्ल में रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जब सेलेक्ट जो हमें रिटर्न कर रहा है उसमें मैंने क्योंकि सिर्फ नाम लिया है
तो इसलिए ये सेलेक्ट जो है जो मुझे वापस रिटर्न करेगा, अब डेटा टाइप डिपेंड करेगी कि मैं यहाँ सिलेक्शन में डेटा कौन कौन से ले रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ नेम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है, तो मुझे रिटर्न भी ये स्ट्रिंग टाइप की एक बेसिकली अरे करना चाहिए इसको। तो अगर मैं क्यूरी 11 को देखूं तो क्यूरी 11 मुझे जो है वो कलेक्शन दे रहा है टी रो, और यहाँ टी रो जो है वो स्ट्रिंग है। नो, बेसिकली इट्स नॉट अ डेटा रो टाइप, ठीक है। तो जब मैंने ये क्यूरी पास की है तो मुझे ये स्ट्रिंग टाइप की कैरे रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ नेम मिलेंगे उसके अंदर। अब मुझे वो जो जिस तरह यहाँ मैंने EMP 0 1 2 3 क्योंकि पूरी रो थी वहाँ, इसलिए यहाँ क्योंकि अब रो नहीं है यहाँ पर, तो उस रो में से एक कॉलम की वैल्यू है, और वो कॉलम मैंने ये पहले बताया हुआ है, और लाजमी नहीं कि ये वेरिएबल वही हो, ठीक है। मसलन मैं इसका NM रख देता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे तो ये ना हो कि आप कहें कि जी नेम है तो इसलिए वहाँ नेम रखा है, तो बेसिकली यहाँ मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ तक अपने प्रोग्राम को रन करूँ, ठीक है, तो सेलेक्ट ओनली नेम फ्रॉम फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अब हम इसको देख लेते हैं क्या रिटर्न करते हैं। अगर आप इसको ये देखिए यहाँ से, तो हमें सिर्फ सारे नाम मिल रहे हैं, ठीक है। और नाम को मैंने किसी सीक्वेंस में नहीं प्रिंट करने को कहा, इसलिए वो सिंपल आ रहे हैं। अगर आप इसको सॉर्ट भी करना चाहते हैं तो डॉट सेलेक्ट के बाद आप ऑर्डर बाय भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉट ऑर्डर बाय, अब वेरिएबल वी, अब क्योंकि सेलेक्ट के बाद आपको ऑर्डर बाय अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपको याद हो मैंने जब लिंक टू कलेक्शंस पढ़ा रहा था सेलेक्ट का फंक्शन उस टाइम, तो मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट के बाद अगर आप वेयर या ऑर्डर बाय या ग्रुप या जॉइन जो भी यूज़ करेंगे आपको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट के बाद जो भी फंक्शन होगा वो जो डेटा टाइप आप लैम्डा एक्सप्रेशन में ले रहे होंगे वो चेंज हो चुकी होगी अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के अंदर मैंने सिर्फ नेम उठाया, इसका मतलब ये कि ये ऑर्डर बाय को जो आगे भेज रहा है वो स्ट्रिंग टाइप के एरे भेज रहा है, तो इसलिए ऑर्डर बाय के अंदर जो वी है, नाउ दिस वी इज नॉट बेसिकली अ डेटा रो टाइप, इट्स बेसिकली अ स्ट्रिंग टाइप इन दिस केस, ठीक है। तो क्योंकि वी मेरी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो वी है इसमें मुझे नेम मिल रहा होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्डर बाय वी मीन्स कि मुझे नाम से सॉर्ट भी कर दो, ठीक है। तो अब ये मुझे जो डेटा रिटर्न करेगा ये सॉर्टेड रिटर्न करेगा, पिछले में नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमने सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे नेम अलॉन्ग विथ सैलरी चाहिए, तो मैंने DT एम्प्लॉय से कहा डॉट सेलेक्ट, वही सेलेक्ट का फंक्शन, ठीक है। ई डेटा रो ही है, ठीक है, ये वाला। इसको मैंने कहा न्यू। अब मुझे अपनी मर्जी के एक से ज़्यादा कॉलम जब भी चाहिए होंगे तो मैं न्यू का कीवर्ड यूज़ करूँगा। न्यू के साथ मैंने आगे कोई डेटा टाइप नहीं बताई और साथ ही करली ब्रेसेस कह दिए। ये इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ये वाला सिंटैक्स फॉलो करूँगा सेलेक्ट के अंदर तो मुझे एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो न्यू है ये मुझे जो मैं जिस तरह इस न्यू के अंदर अगर आप देखें यहाँ से मैंने स्टार्ट किया न्यू को, और न्यू के अंदर मैंने पहले नेम की फील्ड उठाई है, ठीक है, फिर सैलरी की फील्ड उठाई है। अब ये जो दोनों फील्ड्स मैंने पिक किए हैं कॉमा सेपरेटेड से, अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको एक नई टाइप बना दी है। अब वो नई टाइप किस मतलब नई टाइप का नाम क्या है, मतलब जब भी हम कोई डेटा टाइप लेते हैं तो उसका कोई नाम होता है। जिस तरह मैं कोई स्टूडेंट की क्लास लूँगा तो न्यू स्टूडेंट करूँगा, अगर एम्प्लॉय की क्लास होगी तो मैं न्यू एम्प्लॉय करूँगा, मतलब न्यू को मुझे बताना पड़ेगा ना कोई डेटा टाइप। अब सेलेक्ट के अंदर जो न्यू कर रहा हूँ इसको डेटा टाइप नहीं बता रहा है, लेकिन बना रहा हूँ कि नेम और सैलरी दो वेरिएबल बना रहा हूँ, एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। तो मुझे C# यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको ये यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है, उसको कहते हैं बेसिकली नेमलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेमलेस टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब न्यू जो है ये आगे टाइप मेंशन नहीं कर रहे हैं हम इसको, तो यहाँ हम इसको कहते हैं एनोनिमस टाइप का ऑब्जेक्ट। अब ये जो न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है दिस इज बेसिकली ऑफ एन एनोनिमस टाइप, सही है। और वो जो एनोनिमस टाइप है वो जब सेलेक्ट रिटर्न करेगा इसको, तो जो यहाँ पर QD12 है दिस इज नो लॉन्गर नाइदर डेटा रो टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो हमें दे रहा है ये अब मुझे एक नई टाइप दे रहा है जिसका कोई नाम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कहूँगा ये एनोनिमस टाइप है। तो अगर मैं वी पे माउस लेके जाऊँ तो आप देखें ये जो टी रो है ये एनोनिमस टाइप का है, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो मैं डायरेक्ट Q12 में जो वेरिएबल v है इसको प्रिंट करूँगा तो v के अंदर मुझे नेम और सैलरी दोनों मिलेंगे। अगर आप 1 बाय 1 करना चाह रहे हैं तो डॉट नेम और डॉट सैलरी दोनों को 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। नहीं तो बेसिकली C# जो है ये एनोनिमस टाइप को खुद से ऑलमोस्ट जेसन के फॉर्मेट के स्टाइल से प्रिंट करता है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप इस लास्ट वाले को देखें यहाँ से, ये तो नेम और सैलरी हमें मिल रहे हैं, ठीक है। मज़ीद अगर आप इसको सॉर्ट भी करना चाहते हैं इस क्यूरी को, लेट्स सपोज मैं इसको मैं कह देता हूँ 12_1_1, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट के बाद मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, डॉट ऑर्डर बाय, और सॉर्ट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी सॉर्ट बाय नेम कर देते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर बाय में वेरिएबल v ले रहा हूँ। अब v जो सा है सेलेक्ट के बाद है। अब ऑर्डर बाय को मैं ये नहीं कहूँगा v डॉट फील्ड, क्योंकि फील्ड हम यूज़ करते थे डेटा रो टाइप का। अब हमें जहाँ यहाँ वेरिएबल v मिल रहा है, दिस v इज़ बेसिकली नाउ डिपेंडिंग अपॉन सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ ऑर्डर बाय से पीछे सेलेक्ट है। तो सेलेक्ट के अंदर जो हमने दो चीज़ें सेलेक्ट किए हैं ये v इन दोनों को रिप्रेजेंट करे, और हेयर v इज़ बेसिकली एन एनोनिमस टाइप, ठीक है। तो v के अंदर एक नेम है और एक सैलरी है। अब मुझे डॉट डायरेक्ट करूँगा डॉट नेम तो ये मुझे सॉर्टेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप Q12 को देखें तो ये अब आपको 12_1 ये बेसिकली वही रिकॉर्ड होगा लेकिन सॉर्टेड होगा। इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें अब ऊपर जितने वही सारे हैं इनमें सॉर्टेड नहीं थे। ये जो अगर आप देखें तो ये सॉर्टेड है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली बाय नेम। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्यूरी है ये भी अब तकरीबन सारी आपको सेम लगेंगी, ठीक है, विद माइनर वेरिएशंस हैं। मसलन अगर आप इसमें देखें तो मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किए हैं नेम और सैलरी के साथ अब तीसरी एक चीज़ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और फिर मैंने सैलरी वाइज सॉर्ट कर दिया, सही है। तो ये जो आपको रिकॉर्ड मिलेंगे ये आपको सैलरी वाइज सॉर्ट मिलेंगे, सही है। इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप देख लें 25,000 सबसे कम सैलरी, फिर 30, 34 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो डेट ऑफ बर्थ ऐसे आ रही है, आप इसको अगर फॉर्मेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक तो तरीका ये कि यहाँ कर दें, दूसरा तरीका ये कि अगर आपको सिर्फ यहाँ वैल्यू प्रिंट ही करनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से फॉर्मेट करके आगे भेजना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं आप। मतलब वैसे जो डेट ऑफ बर्थ इस वी के अंदर अगर आप देखें तो नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, ठीक है, हमने सेलेक्ट के अंदर की स्ट्रिंग है। सैलरी आपकी इंटीजर टाइप आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आपका डेट टाइम ऑब्जेक्ट टाइप का आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर कंसर्न नहीं है कि डेट टाइम है या स्ट्रिंग है डेट ऑफ बर्थ, जस्ट आपने वैल्यू को प्रिंट करना है, तो फिर आप यहीं पर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेट से, ताकि आपको वो जो इसके एंड पे जो ये चीज़ आ रही है डेट के साथ और फॉर्मेट, मतलब मुझे नहीं पता 01 मंथ है या जो है ना डे है, या 02 मंथ है या डे है, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर्मेट नहीं पता और मैं मंथ का वो जो शॉर्ट कोड साथ करना चाह रहा हूँ JN जैन, ठीक है, FEB एंड सो ऑन, और ये रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फिर इसको यहाँ सेलेक्ट को ही बता सकता हूँ, मीन्स कि यहाँ कह देता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग करता हूँ और फिर इसको मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ DD 3mm का मतलब है शॉर्ट कोड उसका आ जाएगा, ठीक है। अगर 2M करेंगे तो फिर आपको मंथ का नंबर प्रिंट होगा, सही है। 4M करेंगे तो पूरा मंथ प्रिंट होगा, ठीक है। सबको देख लेते हैं 1 बाय 1। अब ये देखें, ये अब आपको वही डेटा है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो गया मास्क, ठीक है, आपने यहाँ मास्क दे दी उसके हिसाब से हो गया। अगर मैं ये M 2 दफ़ा डाल देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब मंथ का नंबर प्रिंट होगा, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं 3 का तो आपने देख लिया, अगर मैं 4 कर देता हूँ तो क्या होगा, अब पूरा मंथ प्रिंट होगा, मतलब फरवरी पूरा लिखा होगा, फिर सितंबर, जून, अक्टूबर एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने ऑर्डर बाय भी कर दिया था साथ। ठीक है, पिछले में हमने ऑर्डर बाय नेम किया था, अगर आप पिछले वाले को देखें, इससे ऊपर अगर आप देखें तो मैंने ऑर्डर बाय नेम किया था और इसमें मैंने ऑर्डर बाय सैलरी कर दिया। ठीक है, तो ये आपको सेम वही रिकॉर्ड है लेकिन साथ सॉर्ट मिल रहा है। अगर आप मल्टीपल ऑर्डर बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़, अगर मैं इसको डॉट टू स्ट्रिंग नहीं करता, लेट्स सपोज मैं इसको टू स्ट्रिंग नहीं करता, तो इसमें एक और भी फंक्शन है, टू शॉर्ट डेट। ठीक है, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग आप ये कर दें, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आती है। अब ये क्या करता है, ये देखें, टाइम ड्रॉप कर देता है। ठीक है, और टाइम ड्रॉप करता है, और बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ना, अगर आप देखें ना, इसमें डेट पहले आ रही है, मंथ बाद में आ रहा है। अगर आप अपने सिस्टम को डेट को देखें तो ये उसके हिसाब से आपको आएगा। ठीक है, DDMMYY के हिसाब से। ठीक है, तो नाउ इट्स अप टू यू, आप जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप बाय की तरफ। ठीक है, अब तक जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सारी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप समझे कि ये रिवीजन हो रही है जस्ट 2 माइनर डिफरेंस के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रुप बाय की तरफ। अगर आप देखें इसको, अगर अपने लेक्चर को कंक्लूड करूं तो हम 2.12 एग्रीगेशन देख चुके हैं, ऑर्डर बाय, देन बाय मींस के मल्टीपल ऑर्डर बाय, फिर वेयर और सेलेक्ट। अब हम लास्ट पॉइंट के ऊपर हैं जो कि हमारा है ग्रुप बाय का। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि ग्रुप बाय का आपको पता है एसक्यूएल में जो बेसिकली कंसेप्ट है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना अकॉर्डिंग टू द फील्ड, वही हम यहाँ करेंगे। अब हम ग्रुप बाय का ना 2 तरीके यूज़ करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो, इसलिए मैंने साथ लिखा हुआ है मेथड 1 और मेथड 2 नीचे। मतलब ये आप ये समझे कि जस्ट हमने एक जो है ना, अपनी कोई एक आउटपुट अचीव करनी है तो आप 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम सिंपल ग्रुप बाय को ही देखते हैं कि हम ग्रुप बाय में क्या करना चाह रहे हैं। अब हमने जो डेटा टेबल एम्प्लॉय है उसके अंदर हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना चाह रहा हूँ डेटा को मैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें HR है, अकाउंट्स है और मार्केटिंग है। हमें नहीं पता, ठीक है, तो ग्रुप बाय को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप बाय खुद ही निकाल लेगा। लेकिन क्योंकि हम एज एग्जांपल देख रहे हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डेटा मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स का पड़ा हुआ है। बेशक 10 हो, 2 हो, 1 हो, इससे इसको कोई कंसर्न नहीं होता। ग्रुप बाय ने तो अपना काम करना है। ठीक है, जब मैं ग्रुप बाय को कहता हूँ कि भाई मुझे जो वेरिएबल ई है जो डेटा रो टाइप का है उसमें से डिपार्टमेंट की जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप कर दो डेटा को, इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स हैं तो अकाउंट्स के एम्प्लॉय को अलग से ग्रुप बना दो, फिर नेक्स्ट HR आएगा उसको अलग ग्रुप कर दो, फिर मार्केटिंग आएगा उसको अलग ग्रुप कर दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जब तक हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स वाइज जो है डेटा अलग नहीं हो जाता। ये जब हमें डेटा रिटर्न करता है तो अगर आप देखें इसको तो ये हमारे पास है आई एनमरेबल ऑफ टी टाइप। ठीक है, आई एनमरेबल बेसिकली आपके पास कलेक्शन टाइप है और टी का मतलब एक टेम्पलेट है। अब ये जो टेम्पलेट टी है इसकी डेटा टाइप क्या है, अगर आप ये टूल टिप में देखें तो सबसे एंड पे लिखा हुआ है टी इज सिस्टम डॉट लिंक डॉट आई ग्रुपिंग, और आई ग्रुपिंग के अंदर अगेन लिखा हुआ है डेटा रो टाइप का। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये आपको डेटा जो एरे बनती है वो इटसेल्फ एक ग्रुप की शक्ल में डेटा रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इस क्यूरी 14 को देखें तो हमारे पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स है। अब क्योंकि ग्रुप बाय को मैंने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करने को कहा हुआ है और मुझे पता है कि मेरे पास इस टाइम पूरे डेटा टेबल में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए ये जो फॉर ईच का लूप है ये 3 दफ़ा चलेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि क्यूरी 14 में 3 ग्रुप जनरेट हो चुके हैं। ठीक है,
ये तो मुझे डेटा का पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया ना। अगर आपको नहीं पता, जितने भी ग्रुप्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर लूप उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, मीन्स के उस क्यूरी में इतने ग्रुप्स आपके बन जाएंगे, यूनिक ग्रुप। अब ये जो जी है, अगर आप इस पर माउस लेके जाएं तो ये कह रहे हैं ये आई ग्रुपिंग टाइप का है, और उसमें जो टेम्पलेट है उसमें क्या क्या है, एक टी की है और एक टी एलिमेंट है। टी की क्या चीज़ है? टी की जोन सी है वो डिपेंड करता है कि आपने ग्रुप बाय को कौन सा कॉलम बताया, मतलब ग्रुप बाय का क्राइटेरिया क्या है। हमारे केस में ग्रुप बाय का क्राइटेरिया बेसिकली डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट की डेटा टाइप क्या है? इंटीज, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रुप बाय में जितने ग्रुप्स बनेंगे उसमें जो डिपार्टमेंट का नाम है वो इटसेल्फ हर ग्रुप की की बन जाएगी। इसका मतलब है अकाउंट्स मेरी की होगी पहले ग्रुप की, फिर एचआर होगा दूसरे ग्रुप की, फिर मार्केटिंग होगी तीसरे ग्रुप की। तो इसका मतलब है कि जो मेरी की है वो स्ट्रिंग टाइप की बन जाएगी इस केस में। ठीक है, अगर हम किसी और फील्ड पे करते हैं उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली की बनेगी, लेकिन इस केस में की जो है मेरी स्ट्रिंग टाइप की बन रही है। तो इसलिए टी की जो है इस टूल टिप में अगर आप देखें सेकंड लास्ट रो में, ठीक है, जिसमें बता रहा है टी की इज सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। अब ये तो की बन गई, अब ग्रुप किस टाइप के बन रहे हैं? वो डेटा रो टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बता रहा है कि जी जो टी एलिमेंट है वो डेटा रो टाइप का है। अब हम अपने रिकॉर्ड को यहाँ तक प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसमें जब मैंने क्यूरी 14 के ऊपर आइट्रेट किया है तो एक एक ग्रुप को उठाया है, मतलब जी में पहला ग्रुप आ जाएगा, हमारे केस में पहला ग्रुप होगा अकाउंट्स का, जी में अकाउंट्स आ जाएगा। अब मैंने दो चीज़ें यहाँ प्रिंट की, जी को मैंने कहा डॉट की प्रिंट कर दो, की मीन्स के डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि हम ये चीज़ की में लेकर आ रहे हैं, तो की में डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट होगा, मीन्स के इस केस में हमारे पास अकाउंट्स प्रिंट होगा। और फिर उस ग्रुप के अंदर मुझे टोटल रिकॉर्ड चाहिए तो मैंने कहा डॉट काउंट। ठीक है, अब यहाँ ये एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो गया हमारा, तो ये हमें ग्रुप का नाम अलॉन्ग विद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दैट ग्रुप ये चीज़ प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमें इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले इसने मार्केटिंग प्रिंट किया है। हाँ सॉरी, क्योंकि हमने सॉर्ट नहीं किया तो इसलिए मैं अकाउंट्स लाजमी नहीं कह सकता। ठीक है, पहले मार्केटिंग मिला तो मार्केटिंग आ गया। दो एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर के 4 हैं, अकाउंट्स के 3 हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट हम जो क्यूरी है, ठीक है, ग्रुप बाई है लेकिन थोड़ी सी और एग्जांपल्स के साथ है, वेरिएशन के साथ है, ताकि हम ज़रा फेमिलियर हो जाएं इसकी। अब इस क्यूरी में मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वही जिस तरह हमने ऊपर वाली क्यूरी में किया, लेकिन जब प्रिंट कर रहा हूँ तो की का मतलब तो वही डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट होगा, और डॉट मैक्स का मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है उस डिपार्टमेंट की, साथ वो वैल्यू भी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तक इसको प्रिंट करूँ तो ये अब मुझे साथ क्या क्या प्रिंट करके दे रहे हैं, इसमें डिपार्टमेंट के साथ मुझे सैलरी भी प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसको जो ग्रुप प्रिंट हो रहे हैं इसको सॉर्ट भी करना चाहें तो आप इसको ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं इसी क्यूरी 15 को डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं इसको 15_1 कर देता हूँ, _1। मैं यहाँ पर जब ग्रुप बाय करता हूँ तो ग्रुप बाय के बाद मैं ऑर्डर बाय, ये भी हमने किया हुआ लिंक टू कलेक्शंस में। ठीक है, डॉट ऑर्डर बाय और वेरिएबल वी। अब ये जो वी है ये अब मुझे क्योंकि ग्रुप बाय दे रहा है तो ये आई ग्रुपिंग टाइप का है। ठीक है, ये देख लें इसकी टूल टिप में बता रहे हैं। और जब मैं, क्योंकि ऑर्डर बाय को मुझे ग्रुप की शक्ल में डेटा मिलेगा तो मुझे ग्रुप वाइज सॉर्ट करना है, तो मैं कहूँगा वी एंड वेयर वी इज़ आई ग्रुपिंग टाइप, और वी के अंदर जो ग्रुप है वो मेरा डिपार्टमेंट है, तो मैं उसको एक्सेस कैसे करूँगा, वी डॉट की से। ठीक है, तो अब ये मुझे ग्रुप वाइज सॉर्ट रिकॉर्ड देगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो अब ये मुझे डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स पहले आएगा, फिर एचआर एंड देन मार्केटिंग। ठीक है, ये देखें, अब ये जो लास्ट क्यूरी है इसको जो मैंने चेंज किया है तो अकाउंट्स पहले आया, एचआर मार्केटिंग, हालांकि पहले इस तरह था। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर लिंक के बाकी ऑपरेशंस जो हैं इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी फंक्शंस हैं, ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये सारे डेफर्ड हैं, ठीक है। फर्स्ट, लास्ट या फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, लास्ट और डिफ़ॉल्ट, ये सारे एग्जैक्टली वही हैं, वो इमीडिएट हो जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने इसको इमीडिएट करना है तो इसके एंड पे डॉट टू लिस्ट लगा दें, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस के अलावा। अच्छा जी, ग्रुप बाय में हम अब एक और मेथड देख लेते हैं, मेथड 2। इसमें मतलब आउटपुट में थोड़ी सी वेरिएशन है, ठीक है। अब देखें, पिछले में हमने ग्रुप बाय किया था डिपार्टमेंट, सही है। इसमें हमने ग्रुप बाय करने के बाद डॉट सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट में वेरिएबल जी मीन्स के ग्रुप आ गया। अब मैंने हर ग्रुप के अंदर से ना दो चीज़ें सेलेक्ट की हैं, ग्रुप की मीन्स के ग्रुप का नाम और ग्रुप के काउंट, और एक वेरिएबल काउंट में स्टोर कर दिया, और यह मुझे एक एनोनिमस टाइप का रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आई ग्रुपिंग ख़त्म हो गया। अब मुझे हर ग्रुप का नाम और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ एक नई डेटा टाइप मिलेगी जिसको मैं इजीली आइटरेट करके प्रिंट कर सकता हूँ। अब जो मेरी क्यूरी 16 बन रही है, ये ग्रुप की शक्ल में डेटा नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय के बाद मीन्स के, अगर आप ऊपर देखें ना, मेरा इंटरेस्ट क्या था, अगर मैं इसको देखूँ, इस क्यूरी का इंटरेस्ट ये था कि मुझे ग्रुप का नाम और उसके टोटल एम्प्लॉयज़ का काउंट चाहिए। तो मैंने पहले ग्रुप बाय किया, ग्रुप्स की शक्ल में डेटा मिला, तो मैंने हर ग्रुप का नाम और काउंट प्रिंट किया इंडिविजुअली। यही काम मैं ग्रुप बाय के बाद सेलेक्ट से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर आप इसको देखें, यहाँ पर अब मैंने जो है ना डॉट काउंट का फंक्शन अप्लाई नहीं किया, यहाँ जी नहीं है, ये वी जो है ये ग्रुप नहीं है, ये एक एनोनिमस टाइप है, ठीक है। पिछले में तो हमें ग्रुप की शक्ल में डेटा मिल रहा था, अब ये क्यों एनोनिमस टाइप है, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय के बाद डायरेक्ट सेलेक्ट का फंक्शन अप्लाई किया और जो ग्रुप मुझे मिल रहा था मैंने उस ग्रुप के अंदर से सिर्फ की और ग्रुप का काउंट यहीं से पिक कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएशन है, हमें रिजल्ट के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आउटपुट वही आ रही है जो ऊपर हमने क्यूरी 14 में देखा था, ठीक है। ये जो क्यूरी 14 में देखा था हमने, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास, इसलिए मैंने एज ऑफ 14 लिखा हुआ है इसमें। अब क्यूरी 15 में हमने क्या किया था, हमने डिपार्टमेंट के साथ सैलरी को प्रिंट किया था, हर डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी को प्रिंट किया था, ठीक है। ये काम हम ग्रुप बाय के बाद सेलेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं बजाय यहाँ करने के, ठीक है। देख लें अब क्यूरी 16 में हमने कैसे किया है, सॉरी 17 में। इसमें मैंने एज ए नंबरेबल वही ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट, और अब उसको मैंने कहा डॉट सेलेक्ट, मुझे जी डॉट की चाहिए और जी डॉट मैक्स चाहिए, ठीक है। और ये मैंने एक मैक्स के नाम से वेरिएबल ले लिया, लाजमी नहीं है कि आप ये मैक्स के नाम से लें, आप कोई और मतलब इसके साथ लिख दें मैक्स सैलरी, ठीक है। तो जब अगर आप यहाँ मैक्स सैलरी लिखेंगे मीन्स कि आपकी सैलरी हर डिपार्टमेंट वाइज मीन्स कि हर ग्रुप में से मैक्सिमम सैलरी आप उठा रहे हैं। अगर आपने यहाँ मैक्स सैलरी लिखी है तो फिर आपको यहाँ भी मैक्स सैलरी ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आप क्यूरी से मतलब इससे रिटर्न जो क्यूरी आ रही है मीन्स कि जिसमें रिजल्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वेरिएबल आगे रिफ्लेक्ट करना है, तो इसलिए ये जब यहाँ चेंज होगा तो फिर ये आगे भी चेंज होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इसकी आउटपुट देखें, ये जो आपकी आखिरी है मेथड 2 वाली, तो इसमें देखें आपको डिपार्टमेंट का नाम अलॉन्ग विद सैलरी प्रिंट होगा, ठीक है, जो कि उस डिपार्टमेंट की सबसे हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्स किया ग्रुप बाय के साथ। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्यूरी 18 की तरफ। अब इसमें ना हमने पहले ग्रुप बाय वही किया, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप किया। अब मुझे कोई एग्रीगेशन नहीं चाहिए, मैंने क्या किया, मैंने हर ग्रुप मतलब इस डेटा टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं मुझे ग्रुप वाइज प्रिंट करने हैं। मसलन मैं चाहता हूँ मार्केटिंग पहले प्रिंट हो और मार्केटिंग के सारे एम्प्लॉयज़ साथ प्रिंट हो, तो इसलिए मैंने फॉर ईच पहले जो फॉर ईच अप्लाई किया है ये आइटरेट करेगा ग्रुप वाइज, और जो इंटरनल मैंने एक और नेस्टेड फॉर लूप अप्लाई किया है, ये उस ग्रुप के अंदर मज़ीद उसके जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उस ग्रुप में पड़े हैं उनको आइटरेट करेगा, ठीक है।
तो पहले क्यूरी 18 में मुझे डेटा ग्रुप की शक्ल में मिल गया। अब 3 ग्रुप्स मुझे मिल गए मेरे एग्जाम्पल सिनेरियो के अंदर। तो जी डॉट की में सबसे पहले लेट्स सपोज मार्केटिंग आता है, तो मार्केटिंग का नाम प्रिंट होगा, और मार्केटिंग जो है ये जी इस मार्केटिंग को इस केस में रिप्रेजेंट कर होगा। तो इसके अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनको 1 बाय 1 यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ। तो पहले मेरे डिपार्टमेंट का नाम आएगा और फिर उसके एम्प्लॉयज़ प्रिंट होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा जब ये आइटरेट करेगा नेक्स्ट पे, तो लेट्स सपोज नेक्स्ट आता है HR, तो फिर HR के एम्प्लॉय प्रिंट होंगे। फिर जब अकाउंट्स आएगा तो अकाउंट्स के एम्प्लॉय प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये मेरा डिपार्टमेंट वाइज जो है एम्प्लॉयज़ प्रिंट कर रहा है। देख लेते हैं इसको। ये देखिए, तो पहले मार्केटिंग प्रिंट हुआ, मार्केटिंग के 2 एम्प्लॉयज़ थे। फिर HR प्रिंट हुआ, HR के 4 एम्प्लॉयज़ थे। फिर अकाउंट्स, और अकाउंट्स के 3 एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारी लास्ट क्यूरी है आज के लेक्चर की। ये सेम वही है, बस हमने जो है ना जो ग्रुप बाय वहाँ से डिपार्टमेंट वाइज किया था, यहाँ हमने ग्रुप जो है वो जेंडर वाइज कर दिया। ठीक है, अब जैसे जेंडर वाइज किया तो आप देखें यहाँ जो की है ना ये आपकी कैरेक्टर टाइप हो जाएगी, क्योंकि अब हम जेंडर को एज ए कैरेक्टर यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो आई एनमरेबल ऑफ टी टाइप है और टी आई ग्रुपिंग है, तो बता रहे हैं कि आई ग्रुपिंग में जो की है, अगर आप इस पर माउस लेके जाएं, दिस इज़ बेसिकली द की इज़ नाउ इज़ ए कैरेक्टर टाइप। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये जेनेरिक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम ग्रुप बाय किस कॉलम पे लगा रहे हैं, मतलब। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंट होगा उसको देख लेते हैं। ये जेंडर वाइज, ठीक है, पहले मेल सारे आ रहे हैं और फिर फीमेल सारे आ रहे हैं। पिछला जो सा था वो ऊपर अगर आप देखें तो ये डिपार्टमेंट वाइज था ये वाला। ठीक है,